Hello everyone, welcome to Decode UPSC PCS. This is another video of the Polity Ghatna Chakra series, and in this video we will start a new chapter on Parliament. You all know that we have covered most of the topics like fundamental rights, DPSP, preamble, making of the constitution, sources of the constitution, acts. Many videos are already covered on the channel. So today we are going to start Parliament, and you all know कि हम 2026 का edition discuss कर रहे हैं, okay? And we are solving the Ghatna Chakra MCQs, which are very important for UPPCS. So let us start. In Ghatna Chakra, the Parliament is also given in different parts. So first of all, we are going to solve the MCQs of the first part. मैं आपको पहले आर्टिकल्स बता देना चाहती हूँ. आर्टिकल 79 से लेकर 122 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अपना पार्लियामेंट है, ओके. एंड मेनली आर्टिकल 79, 80 एंड 81 ऐसे याद करना. इसकी ट्रिक थी सरल. 79 में है आपका सांसद मतलब पार्लियामेंट, 80 में है आपका राज्यसभा एंड 81 में है ला से लोकसभा, ओके. बाकी वी विल सॉल्व थ्रू एमसीक्यू. लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मिनिमम एज लेड डाउन फॉर अ पर्सन टू सीक इलेक्शन टू लोकसभा? मीन्स अगर किसी को लोकसभा का इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? सो डू रिमेंबर वो होगा 25 ईयर्स. क्लियर? ये 21 ईयर्स किसकी थी? अपनी पंचायत की एंड म्यूनिसिपैलिटीज की. इट वॉज 21 ईयर्स. फॉर लोकसभा इलेक्शन योर एज शुड बी ऑफ 25 ईयर्स. लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन. एंड ये चीज गिवन कहाँ है? आर्टिकल 84 क्लॉज बी में. According to Article 84 Clause B, the minimum age for a person seeking election to the Council of States is 30 years. Council of State मतलब राज्यसभा. And the minimum age to be elected to the member of Lok Sabha is 25 years. Means अगर आपको लोकसभा का इलेक्शन कंटेस्ट करना है so your age should be 25 years. And अगर आपको राज्यसभा का कंटेस्ट करना है so your age should be 30 years. Clear? Okay, next. What is the minimum age for a member of parliament? अब member of parliament की बात कर रहे हैं. member of parliament में लोकसभा भी आ जाएंगे और राज्यसभा. मतलब आपको चाहे लोकसभा का मेंबर बनना हो या राज्यसभा का मेंबर बनना हो, आप बनोगे तो एमपी ही ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो मिनिमम एज क्या रहेगी? 25 ईयर्स. क्लियर? क्योंकि यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछा है. अगर राज्यसभा पूछेंगे तो 30 ईयर्स, लोकसभा पूछेंगे तो 25 ईयर्स. अब क्योंकि लोकसभा राज्यसभा अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपना पार्लियामेंट बनते हैं, यस और नो? सो डेट इज वाई लोकसभा की एज इज 25 ईयर्स. तो अगर मिनिमम एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पूछी जाएगी तो भी हम 25 ईयर्स ही बताएंगे, ओके. नेक्स्ट. In order to be chosen as a member of the Lok Sabha, a person must not be less than the age of, same question, that is 25 years. Next. Which one of the following is not correct with regard to the elections to the Lok Sabha? Not correct बताना है हमें. Okay. First. The elections are on the basis of adult suffrage. Yes, हमारे लोक सभा के इलेक्शन यूनिवर्सल adult suffrage पे बेस्ड है. Second. The election commission is required to conduct the elections. Yes, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करता है इलेक्शंस टू लोक सभा. C. The electoral rolls are prepared under the direction and control of President of India. यही आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है. Why? Because इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर हमारे इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर होते हैं, ओके. तो डायरेक्शन एंड कंट्रोल यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का रहता है, प्रेसिडेंट का नहीं रहता. तो यही आपका आंसर है. दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. एक बार डी देख लेते हैं. ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक अवेलेबल टू द इलेक्शन कमीशन सच स्टाफ एज मे बी नेसेसरी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस. सो बेसिकली इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट कर सकता है एंड प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करना होगा स्टाफ जो भी लाइक चाहिए होगा इलेक्शन कमीशन को अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए. क्लियर? तो यहाँ आपका आंसर सी है, वो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज आपके इलेक्टोरल रोल्स इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर करता है. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम एक बार. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट आर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, ओके. आर्टिकल 324 के प्रोवाइड करता है दैट सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस ये इलेक्शन कमीशन में वेस्टेड होगा, नॉट इन द प्रेसिडेंट. This statement C is wrong as electoral rolls are prepared under the direction of the election commission. And ये कौन सा आर्टिकल में गिवन है? आर्टिकल 324 क्लॉज 1 में ये गिवन है दैट जो हमारे इलेक्टोरल रूल्स हैं वो कौन प्रिपेयर करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. एंड आर्टिकल 326 में क्या गिवन है कि जो इलेक्शंस होंगे टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो दोनों यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज पर बेस्ड होंगे. क्लियर और नॉट? नेक्स्ट. फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय. अगर आपको इलेक्शन टू द लोकसभा के लिए कंटेस्ट करना है तो नॉमिनेशन पेपर कौन फाइल करेगा? एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया. अब इसमें तो फॉरेनर्स भी आ गए ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. A resident of the constituency from which the election is to be contested, any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency. So basically अगर मैं बी और सी में देखूँ, ऑप्शन सी आपका ज़्यादा बेटर है बिकॉज यहाँ पर मान लो आपको ए कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ना है तो बी स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि आपको ए के ही इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर होना होगा या वहीं के रेसिडेंट होंगे. बट सी स्टेटमेंट कह रहा है आप इंडिया के लाइक सिटीजन तो हो इंडिया के, बट किसी भी इलेक्टोरल रोल में आपका कॉन्स्टिट्यूंसी के उसमें आपका नेम होना चाहिए, सो आप कंटेस्ट कर सकते हो. सी थोड़ा वाइड ऑप्शन है. एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंसी वो इंसान इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है. एंड ये चीज़ है सेक्शन 4D ऑफ द आरटीआई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. Let us see the explanation. According to Section 4D of Representation of the People Act 1951, for election to the Lok Sabha, a nomination paper can be filed by any citizen of India
whose name appears in the electoral rolls of any parliamentary constituency. Clear? Next, the state wise allocation of Lok Sabha is based on, तो याद रखना स्टेट वाइज एलोकेशन जो है हमारे लोकसभा का, लाइक किस स्टेट के पास कितनी सीट्स रहेंगी, सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. एंड पॉपुलेशन में भी एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा मेंबर्स ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन सच अ मैनर एंड द रेशियो दैट द रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड, ये प्रैक्टिकली सेम है थ्रू आउट द स्टेट. ओके, रेशियो एक प्रॉपर यूनिफॉर्मली लिया गया है. बट एक ऐसी स्टेट जहाँ पे 6 मिलियन से कम पॉपुलेशन है वहां पर ये रेशियो अप्लाई नहीं करता है. एंड ये प्रोविजंस जो हैं ये आर्टिकल 81 के अंडर हैं. ओके, जो टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का, इट इज अंडर आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा टू द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ, तो आप याद रखना है जो हमारा एलोकेशन ऑफ सीट्स है लोकसभा में, जो मैंने आपको अभी बताया अभी किस तरह का रेशियो रहेगा, तो ये 1971 सेंसस में जो पॉपुलेशन है उसके बेसिस पर करते हैं. ओके, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस. क्लियर? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सेंसस काफी न्यूज में चल रहा है लास्ट 1-2 ईयर से. सो डू रिमेंबर कि जो अपना एलोकेशन ऑफ सीट्स है लोकसभा में, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस. नेक्स्ट, प्रेजेंटली द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ ईच स्टेट इन लोकसभा इज अलॉटेड, सेम क्वेश्चन, census of 1971. Next, state wise allocation of seats in Lok Sabha is based on the 1971 census. ठीक है, up to which year does this remain intact? तो याद रखना ये इसी साल तक इंटैक्ट है, बस 2026. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. 84th Constitutional Amendment Act of 2001 made an amendment to the Article 81 Clause 3 proviso that in place of year 2000 for the purpose of allotment of seats in the House of People to any state, 2026 should be substituted and shall not be amended to 2026. मतलब 2026 तक ये इंटैक्ट रहेगा with respect to 1971 census. Next, the 84th Amendment Act has frozen the total number of existing seats in the Lok Sabha on the basis of 1971 census. ठीक है, they shall remain unaltered till the first census to be taken after the year. Same question है, 2026 तक ये frozen ही रहेगा. Next, the division of each state into territorial constituencies for the Lok Sabha is done by delimitation commission. ये तो आपको पता ही है. वही कब तक फ्रीज है, 2026 तक. मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, दैट इज 550 एंड वो आपके ऑप्शंस में है ही नहीं, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स, मतलब जो आपके मेंबर एमएलएज हैं, सॉरी मेंबर ऑफ एमपीज ही होंगे वो मेंबर्स ऑफ लोकसभा, तो ये इंक्रीज हो गया है नंबर, तो ये कौन से अमेंडमेंट से हुआ है? सो याद रखना 7th एंड 31st अमेंडमेंट. क्लियर और नॉट? एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 डिटरमाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज 520. द 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 31st ने इंक्रीज करा एंड 7th ने इंक्रीज करा. ठीक है, 7th ने 520 करा था एंड 31st ने कितना किया, 525 से 545, बट प्रेजेंटली अपने 550 हैं. क्लियर? तो 7th एंड 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने मेंबर्स ऑफ लोकसभा की स्ट्रेंथ बढ़ा दी थी. नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा वाज इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545 थ्रू विच अमेंडमेंट, अभी आपको बता चुकी हूँ, 31st अमेंडमेंट से हुई है चीज. यस और नो? सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा, ये आपको बताया अभी मैंने 550. इसका एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा कैन बी 550. इसमें से 530 जो होंगे ये आपके स्टेट्स के होंगे एंड 20 आपके यूटीज के होंगे. According to Article 331, notwithstanding anything in Article 81, the President if he is of the opinion that Anglo-Indian community, basically Anglo-Indian वाला 2097 में हटा दिया है. इससे पहले like President has the power कि पर 2 members को nominate कर सकते हैं of the Anglo-Indian community, but हमने 2019 amendment से ये चीज़ remove कर दी है. No such provision is there now. What is the current number of members of Lok Sabha? तो currently 543 हैं and maximum strength आपको पता ही है it is 550. What can be the maximum representation from UTs? आपको पता है इस 550 में 20 members UTs से maximum हो सकते हैं. So option B will be the correct answer. Clear? Next, in the general election of 2009, election for 543 Lok Sabha constituencies was held. अच्छा, out of these how many Lok Sabha constituencies are from states? Okay, so 530 आपकी स्टेट से होती हैं एटलीस्ट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. 550 में से 530 आपकी एटलीस्ट स्टेट से होती हैं एंड 20 फ्रॉम यूटीज. नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर यूटीज? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ओके, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यूटीज वाले पार्ट का. According to Article 81, as amended by 31st Amendment Act 1973, Goa, Daman and Diu, Reorganization Act of the Constitution, for the Lok Sabha, a maximum of 530 members can be elected from states and 20 members from the UTs. Currently लोकसभा की जो सीट्स है यूटीज में वो 19 है एंड आपको 90 जो सीट्स है उनका
डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है। दिल्ली में 7 है, अंडमान में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव में 2 है, लक्षद्वीप में 1 है, पुडुचेरी में 1 है, जम्मू एंड कश्मीर में 5 है, लद्दाख में 1 है। और मैं राज्यसभा की बात करूँ तो टोटल 8 है यूटीज़ की, इसमें से दिल्ली की 8 है, सॉरी टोटल 8 है एंड दिल्ली की 3 है, पुडुचेरी की 1 है एंड JNK की 4 है। क्लियर? नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा मेड। तो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन होना है लोकसभा में, इसका प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 330 में। विच आर्टिकल? आर्टिकल 330। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्टिकल 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा। क्लियर? लोकसभा में SC ST का रिजर्वेशन इज अंडर आर्टिकल 330। आर्टिकल 331 क्या बोलता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो भी हमने 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से रिमूव कर दिया है, तो इसका मीनिंग नहीं है कुछ। आर्टिकल 332 कहता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। समझ में आ रहा है? जो काम 330 में लोकसभा के लिए है वो 332 में अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए है। काम क्या है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC STs इन लोकसभा, वो है आर्टिकल 330 में। एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये आपका आर्टिकल 332 में है। एंड वही 333 का वही काम है जो 331 का था, वही दैट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिजर्वेशन जो अब मीनिंगलेस है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर ST मतलब शेड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टेट्स ऑफ। अब ये कह रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन कौन सी स्टेट्स में नहीं है, तो आई थिंक केरल एंड तमिलनाडु में नहीं है। यस, याद रखना, केरल एंड तमिलनाडु में शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन लोकसभा में नहीं है। ओके, कौन सी दो स्टेट्स हैं? केरला एंड तमिलनाडु। टिल 2008 काफ़ी सारी स्टेट्स में नहीं थे, जैसे अरुणाचल, गोवा, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, कर्नाटका, केरला, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, यूपी। फिर डिलिमिटेशन हुआ 2008 में, धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट सब में आ ही गया, बट केरला एंड तमिलनाडु में अभी भी नहीं आया है। ओके, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है लोकसभा में फॉर केरला एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट, देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST फॉर लोकसभा इन, तो अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, SC ST दोनों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। ओके, किसमें? अरुणाचल प्रदेश में एंड जम्मू में। नेक्स्ट, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा। नाइस क्वेश्चन, कि शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट्स हैं लोकसभा में रिजर्व्ड। सो याद रखना 84 सीट्स। कितनी सीट्स? 84। ओके, एंड ये 2008 में डिलिमिटेशन से बढ़ी है, उससे पहले 79 थी, अब 84 है, कि 84 सीट्स रिजर्व्ड हैं किसके लिए? अपने शेड्यूल कास्ट के लिए। कहाँ पर? लोकसभा में। कितनी सीट्स हैं? 84। कब से हैं? 2008 के डिलिमिटेशन से। नेक्स्ट, if the number of seats allocated to a state in the Lok Sabha is 42, then the number of seats reserved for scheduled caste in that state will be. Okay, ये कह रहे हैं लोकसभा के लिए मान लो 42 है, तो scheduled caste के लिए कितने होंगे उस स्टेट में? तो यहाँ पे दिस इज अ स्टार मार्क क्वेश्चन, मींस क्लियर आंसर इज नॉट देयर, हम इसे बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है कि किस स्टेट में ST की हाईएस्ट पॉपुलेशन है या फिर हाईएस्ट रिजर्व सीट्स है। तो इसका आंसर है आपका MP। हाईएस्ट रिजर्व सीट्स शेड्यूल ट्राइब के लिए किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास। ओके, कितनी सीट्स हैं आपके पास? 6। आपके मध्य प्रदेश के पास कितनी सीट्स हैं? MP के पास है आपकी 6 सीट्स शेड्यूल ट्राइब की। ओके, गुजरात में आपके पास 4 सीट्स हैं, इसके अलावा वेट गुजरात में तो 4 हैं, बट अगर मैं बात करूं झारखंड, ओडिशा के पास यहाँ पे 5 सीट्स हैं। गुजरात के पास मैंने आपको बताया 4 सीट्स हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के पास भी 4 सीट्स हैं। ओके, यूपी एंड बिहार के पास कोई सीट नहीं है STs की रिजर्व। एंड हाईएस्ट सीट्स शेड्यूल ट्राइब की रिजर्व कौन सी स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। कितनी है? 6। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इलेक्ट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग शेड्यूल ट्राइब्स टू द हाउस ऑफ पीपल। बता चुकी हूँ, मध्य प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा रिजर्व सीट्स आपके मध्य प्रदेश की ही हैं। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन, आंसर विल बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हु होल्ड्स द पावर टू अपॉइंट द नॉमिनीज फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब तो दिस क्वेश्चन इज नॉट रेलिवेंट। नेक्स्ट, अगेन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नहीं है रेलिवेंट, अब अगेन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नॉट रेलिवेंट। 31 देख लेते हैं। बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म द लोकसभा कैन बी डिजॉल्व। हमें पता है लोकसभा का ड्यूरेशन इज 5 ईयर्स। अब मान लो 5 ईयर से पहले हमें डिजॉल्व करनी है, सो इन दैट केस कैसे डिजॉल्व होगी? याद रखना, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, एंड 5 ईयर कंप्लीट नहीं भी हुए हैं उसके बाद भी प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व द लोकसभा एंड फ्रेश इलेक्शंस दोबारा हेल्ड हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, एंड डिजॉल्व करने की बात कौन सा आर्टिकल में आपको गिवन है? Let us see, according to Article 85(2) Clause B, the Lok Sabha may be dissolved before completion of its tenure period. The President exercises this power on the recommendation of Prime Minister or Council of Ministers. Clear? Next, prior to the completion of the tenure, the Lok Sabha can be dissolved. वही चीज कि 5 years का tenure पूरा करने से पहले लोकसभा डिजॉल्व हो सकती है। कैसे? By the President on the recommendation of Prime Minister आएगा, वो भी सही है, Council of Ministers आएगा, वो भी ठीक है।
Clear or not? Next. Consider the following statements. The President of India can summon a session of the Parliament at such a place as he/she thinks fit. ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहीं पर भी समन कर सकते हैं पार्लियामेंट का सेशन जहां भी उन्हें ठीक लगे. सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर. देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स डिटेल्स, ऐसे स्टेटमेंट्स मोस्टली रॉन्ग होते हैं. थोड़ा ध्यान से देखना होता है ऐसे स्टेटमेंट्स को. सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, आप ध्यान से देखो. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द 3 सेशंस. कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बात करता कितने सेशंस करने हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन ये जरूर बात करता है कि जो मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए 2 सेशंस के बीच में. क्लियर? मैक्सिमम गैप की बात करता है, मिनिमम गैप की बात भी नहीं करता है. ओके, मैक्सिमम गैप बस इतना हो सकता है. आई थिंक इट्स 6 मंथ्स. थर्ड स्टेटमेंट, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. कोई ऐसे मिनिमम नंबर डेज का कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि भाई इतने दिन तो आपको मिलना ही है पार्लियामेंट को. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज 1 and 3 आर करेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट. जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन द लोकसभा? जनरली आपके 3 सेशंस ही होते हैं. क्लियर? जनरली आपके 3 सेशंस ही होते हैं. इसका एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार. बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन. आपको टाइम पीरियड भी गिवन है. नेक्स्ट, द सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ द पीपल मे बी टर्मिनेटेड बाय. अब हाउस ऑफ द पीपल मीन्स लोकसभा की जो भी सिटिंग है वो टर्मिनेट कैसे हो सकती है? एडजमेंट से भी हो सकती है, प्रोरोगेशन से भी हो सकती है, डिसोल्यूशन से भी हो सकती है. सो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. क्लियर? सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 36. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आउट ऑफ दीज विच इज नॉट ट्रू. मतलब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. ओके, मतलब रॉन्ग है. लेट अस सी द फर्स्ट स्टेटमेंट. द समनिंग ऑफ द हाउस मीन्स कॉन्वोकेशन. सी, ये तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है. समन मीन्स लाइक हम पूरे हाउस को दोबारा असेंबल करने की बात कर रहे हैं. राइट? Second, prorogation ends the session. This is also correct. Third, dissolution terminates the house. Terminates मतलब ends the life of the house. So this statement is correct. जैसे dissolution of the house होता है, वो हाउस दोबारा अपनी सिटिंग नहीं कंटिन्यू कर सकता. Freshly elected house will start the next proceeding. So dissolution terminates the house. This is a correct statement. Next, prorogation of a session can be affected by the leader of the house alone. This is false. लीडर ऑफ द हाउस होते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर. ये प्रोरोग नहीं करते हैं. प्रोरोगेशन की पावर है अपने प्रेसिडेंट के पास. सो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है एंड यही आपका आंसर है. ओनली 4. क्लियर? बाकी तीनों आपकी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लो. दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू मेजर प्रोसीजर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर. समनिंग, एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन. प्रोरोगेशन होता है हम एक सेशन एंड कर रहे हैं. ओके, प्रोरोगेशन का मीनिंग यही होता है. एंड डिसोल्यूशन मींस पूरा हाउस ही हमारा टर्मिनेट हो रहा है. स्टेटमेंट्स 1, 2 and 3 आर करेक्ट एंड 4 इज इनकरेक्ट बिकॉज प्रोरोगेशन इज डन बाय प्रेसिडेंट. एंड ये किस आर्टिकल में होता है प्रोरोगेशन? अंडर आर्टिकल 85 क्लॉज 2. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथोराइज्ड टू प्रोरोग द सेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल. मीन्स ये कह रहे हैं लोकसभा में किसके पास पावर है प्रोरोग करने की. सो डू रिमेंबर द पावर ऑफ प्रोरोगेशन लाइज विद द प्रेसिडेंट. क्लियर? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 85 क्लॉज 2. क्लियर? पावर ऑफ प्रोरोगेशन किसके पास है? इट इज विद प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 85 क्लॉज 2. नेक्स्ट, द टर्म ऑफ द लोकसभा. बात कर रहे हैं टर्म ऑफ द लोकसभा की. कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांस. कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months एट अ टाइम. Can be extended by 1 year at a time during the proclamation of emergency. And second, D option, can be extended for 2 years at a time during the proclamation of emergency. So you must know कि emergency के टाइम पर आप हाउस की ड्यूरेशन सिर्फ 1 year at a time एक्सटेंड कर सकते हो. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? एंड ये बात आपकी कहाँ गिवन है टर्म की? आर्टिकल 83 क्लॉज 2. एंड प्रोरोगेशन की पावर वाली बात कौन सा आर्टिकल में थी? आर्टिकल 85 क्लॉज 2. क्लियर? एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 83 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा अनलेस डिसॉल्व शैल कंटिन्यू फॉर 5 years. ये तो बात है, हमें पता है दैट इसकी ड्यूरेशन लोकसभा का 5 years होता है. किस डेट से काउंट करते हैं हम? फर्स्ट मीटिंग से. ओके, प्रोवाइडेड दैट द सेट पीरियड में वाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन. अब मान लो 5 year का ड्यूरेशन खत्म हो गया बट इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, तो उस केस में हम टेन्योर 1 year बढ़ा सकते हैं. ओके, बट एक बार आपकी इमरजेंसी का पीरियड खत्म हो गया, इन दैट केस 6 महीने से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता है. क्लियर? नेक्स्ट, सेशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एटलीस्ट. हाँ, दिस इज गिवन दैट एटलीस्ट इट इज कॉल्ड फॉर 2 times in a year. क्लियर? ये बात है आपका आर्टिकल 85 क्लॉज 1. देखते हैं एक बार आर्टिकल 85 क्लॉज 1 क्या बोल रहा है. द प्रेसिडेंट शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ये बात हमें पता है कि समन करने की पावर प्रेसिडेंट के पास ही है. एंड वो जहां पर भी जाए टाइम एंड प्लेस के अकॉर्डिंग ही कैन समन द हाउस. बट एक मीटिंग का लास्ट सेशन और दूसरी मीटिंग का फर्स्ट सेशन, इन दोनों के बीच मैक्सिमम 6 months का ही गैप हो सकता है. क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम 6 month गैप हो सकता है, मतलब आपको 6 महीने के बाद तो मिलना ही मिलना है विद इन. गेटिंग इट? दैट मीन्स आप मैक्सिमम मिनिमम एटलीस्ट आप 2 times तो मिल ही सकते हो. ओके,
नेक्स्ट, व्हाट इज द कोरम ऑफ लोकसभा इन रिलेशन टू इट्स स्ट्रेंथ? कोरम का याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, कोरम होता है 1/10 ऑफ द मेंबर्स। एंड अगर आपका कोरम नहीं है, प्रोसीडिंग्स हाउस की नहीं चलेंगी। ओके, कोरम बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो चाहिए है टू कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स, ताकि हम अपने हाउस की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर सकें। उसके लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए? दैट इज 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। क्लियर? सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कैन ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट होने के लिए जो आपके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वही आपका कोरम है। एंड कोरम कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 100 क्लॉज 3। जितने भी वाईक्यूज में आर्टिकल्स आ रहे हैं ना, कीप नोटिंग इट डाउन समवेयर। एंड कोरम आपको बता चुकी हूँ 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग इन द लोकसभा? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। ऑप्शन बी। यस, नेक्स्ट, कोरम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा सेम 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप। लोकसभा का भी 1/10 एंड राज्यसभा का भी 1/10। नेक्स्ट, विच स्टेट सेंड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा? सो आप याद रखना सबसे आपके हाईएस्ट मेंबर्स जो है लोकसभा में वो यूपी के हैं, दैट इज 80 मेंबर्स। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? सबसे ज्यादा मेंबर्स लोकसभा में कौन सी स्टेट से हैं? यूपी से। कितने मेंबर्स हैं? 80। ओके, बाकी जो आपके ऑप्शन है यहाँ पे बिहार में 40 हैं, मध्य प्रदेश में आपके 29 है, वेस्ट बंगाल में आपके 42 हैं। ये आ जाता है मैच करने के लिए सीट्स मेंबर्स। ओके, सो पता होना चाहिए। इन यूपी 80, इन बिहार 40, इतना तो क्लियर है। यूपी में 80 है, बिहार में उसका हाफ है। एमपी में 29 है, वेस्ट बंगाल में 42 है। क्लियर? नेक्स्ट, इन इंडिया विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा? लोकसभा का अभी तक कराए हम 80 मेंबर्स है यूपी से। सो लोकसभा में इसका लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, राज्यसभा में भी। क्लियर? राज्यसभा में कितनी सीट्स है? 31 एंड यूपी में 80 सीट्स। क्लियर? क्लियर और नॉट? 80 सीट्स इन लोकसभा यूपी की एंड 31 सीट्स इन राज्यसभा। एंड ये लार्जेस्ट है किसी भी स्टेट के पास इन राज्यसभा। नेक्स्ट, सो लॉन्ग एज द रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा इज कंसर्न विच स्टेट रैंक सेकंड एंड थर्ड? मतलब फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया यूपी है, सेकंड याद रखना, सेकंड आपका महाराष्ट्र है। यूपी में आपके कितने हैं? यूपी में आपकी 80 सीट्स हैं। उसके बाद है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपकी 48 सीट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड है आपका वेस्ट बंगाल, इसमें 42 सीट्स हैं। एंड फोर्थ है आपका बिहार, बिहार का आपको पता ही है 40 सीट्स हैं। क्लियर? सबसे हाईएस्ट यूपी, उसमें 80, देन महाराष्ट्र उसमें 48, देन वेस्ट बंगाल उसमें 42 सीट्स हैं, देन बिहार उसमें 40 सीट्स हैं। एटलीस्ट ये टॉप 4 आपको पता होनी चाहिए। क्लियर और नॉट? यूपी 80, महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42 एंड बिहार 40। नेक्स्ट, आफ्टर उत्तर प्रदेश द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैव बीन अलॉटेड टू? अभी हमने देखा है यूपी में कितनी थी? 80, देन महाराष्ट्र में थी आपकी 48, देन वेस्ट बंगाल में थी आपकी 42 एंड देन बिहार में थी आपकी 40। यस, सो ये कह रहे हैं यूपी के बाद हाईएस्ट नंबर किसका है? महाराष्ट्र। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर एलोकेटेड द स्टेट ऑफ राजस्थान? याद रखना राजस्थान में 25 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं राजस्थान में? 25। अब बिकॉज ये पीवाईक्यू में आ चुका है तब आपको राजस्थान का भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तराखंड? उत्तराखंड से कितने हैं? 5। उत्तराखंड से 5 मेंबर्स आ दिया, राजस्थान से 25 मेंबर्स आर देयर। नेक्स्ट, सीट्स एलोकेटेड टू बिहार इन द हाउस ऑफ द पीपल। ओके, यहाँ पे टोटल सम आई थिंक आंसर इज नॉट येट क्लियर, सो अभी के लिए हम ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। 50 में ऑल्सो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कौन सी स्टेट्स के कंबाइंड वो हैं, इक्वल सीट्स किसकी हैं लोकसभा में। सो क्लियरली इट इज नॉट गिवन है बिकॉज अब डिमार्केशन चेंज हो गया है। नेक्स्ट अगेन, नेक्स्ट ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स है आपको मैच करना है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। ये आई डोंट थिंक किसी को लर्न होगा, तो आप डायरेक्टली टेबल से लर्न कर लो ये सारे। देखो यूपी का आपको पता है, यूपी का मैं आपको बता चुकी हूँ, यूपी का 80 है एंड बिहार का आपको पता है कितना है 40। इस बीच आते हैं महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, इन दोनों का भी आपको पता चल गया है 48 एंड 42। अब आपको किसका देखना है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 25 सीट्स हैं। क्लियर? तमिलनाडु की 39 सीट्स हैं, तेलंगाना की 17 सीट्स हैं, महाराष्ट्र का आपको पता है, छत्तीसगढ़ की 11 सीट्स हैं, वेस्ट बंगाल का आपको पता है, यूपी का आपको पता है, बिहार का आपको पता है एंड मध्य प्रदेश की भी 29 सीट्स हैं। देखो ऐसे याद रखो, मध्य प्रदेश 29 है, तमिलनाडु 39 है। क्लियर? मध्य प्रदेश कितना है? 29 एंड तमिलनाडु कितना है? 39। ये दोनों भी याद हो गई। मध्य प्रदेश की 29 सीट्स, तमिलनाडु की 39 सीट्स एंड बाकी टॉप 4 आपको पता ही है, यूपी की 80, महाराष्ट्र की 48, वेस्ट बंगाल की 42, बिहार की 40, है ना। अब एमपी एंड तमिलनाडु की पता चल गई, एमपी की 29 एंड तमिलनाडु की 39। अब छत्तीसगढ़ की देख लो, छत्तीसगढ़ की 11 है, इजी टू रिमेंबर, छत्तीसगढ़ की 11 सीट्स हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना रह गए हैं, ये थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा। तेलंगाना में 17 है, आंध्र प्रदेश में 25 है। क्लियर? क्लियर और नॉट? आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17। मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु में बता चुकी हूँ, मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में 39। बाकी टॉप 4 आपको पता ही है, यूपी 80, महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42 एंड बिहार 40। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर डी ऑप्शन वॉज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मैचिंग। नेक्स्ट, which among the following group of states union territories has only one seat in लोकसभा? तो याद रखना चंडीगढ़, सिक्किम एंड मिजोरम ये वो स्टेट्स हैं जिनकी सिर्फ 1 सीट है लोकसभा में। क्लियर? क्लियर और नॉट?
इनके अलावा और किसकी एक सीट है? अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, नागालैंड, पुडुचेरी। टोटल 7 हो गई, 4 यहाँ हो गई एंड 3 ये हैं। इन सब में 1 सीटें लोकसभा में। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, यस। नॉर्थ ईस्ट की 2 आ गई हैं आपकी, मिजोरम आ गई है एंड नागालैंड आ गई है। इसके अलावा आपके दोनों आइलैंड हैं, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। 6 तो ये 4 तो यही हो गए। इसके अलावा आपकी यूटी कौन सी है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, राइट। कौन सा रह गया? अब सिक्किम। 3 है आपकी नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम भी है। क्लियर? नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड? सो 2 मेंबर्स आपके त्रिपुरा से हैं एंड अभी 1 मेंबर कहाँ से था? चंडीगढ़, पुडुचेरी, सिक्किम। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड नागालैंड एंड मिजोरम। एंड 2 सीट्स कहाँ से हैं आपके? त्रिपुरा से। क्लियर? 2 सीट्स फ्रॉम त्रिपुरा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके एक बार देखते हैं 2 सीट्स और कहाँ से हैं त्रिपुरा के अलावा? अरुणाचल, गोवा, मणिपुर, मेघालय। यहाँ पे भी 2 सीट्स हैं लोकसभा में, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, गोवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी? ये कह रहे हैं लार्जेस्ट लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? सो याद रखना, इट इज लद्दाख। लद्दाख इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। क्लियर? लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इज लद्दाख। यहाँ पे आपको टॉप 5 गिवन है। सबसे पहले आपकी लद्दाख, देन है आपकी बारमर, देन है आपकी कच्छ इन गुजरात, देन अरुणाचल ईस्ट एंड अरुणाचल वेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट, आफ्टर डिलिमिटेशन द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ वोटर्स इन यूपी। मतलब अगर मैं नंबर ऑफ वोटर्स के हिसाब से काउंट करूं तो यूपी की सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? उन्नाव। कौन सी है? उन्नाव। ओके, इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ वोटर्स। क्लियर? नेक्स्ट, मालूगम, द पोलिंग स्टेशन विद ओनली 1 वोटर ड्यूरिंग 2024 लोकसभा इलेक्शन फॉल्स इन विच स्टेट? तो ये एक आपका पोलिंग स्टेशन है मालूगम। यहाँ पर ये कह रही है 2024 लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ एक ही वोटर आया था, तो ये कहाँ पर है? सो याद रखना, यह है आपके अरुणाचल प्रदेश में मालूगम पोलिंग स्टेशन। क्लियर? एंड वो जो एक वोटर आई थी वो भी फीमेल थी। नेक्स्ट, इन विच लोकसभा सीट वन ऑफ इंडियाज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स शोम्पेन ट्राइब्स फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट टू वोट इन अप्रैल 2024? मीन्स जो पीवीटीजी ग्रुप है शोम्पेन ट्राइब, इन्हें 2024 में सबसे पहले मिला था अधिकार वोट का। सो ये कहाँ की पीवीटीजी है? तो आपको पता है, बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। शोम्पेन ट्राइब, अंडमान एंड निकोबार। यस, इफ यू डोंट नो, ये पता होना चाहिए। शोम्पेन ट्राइब इज अ वेरी फेमस ट्राइब इन इंडिया एंड ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के हैं। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी? तो देखो अब तो 2022 में ये चीज इंक्रीज हो गई है। ये 2011 का क्वेश्चन है, बट अब 2022 में ये चीज इंक्रीज हो गई है। ओके, पॉल एक्सपेंडिचर लिमिट 95 लाख हो गई है लोकसभा इलेक्शन के लिए एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए 40 लाख हो गई है। ओके, पहले 28 लाख थी। क्लियर और नॉट? लोकसभा इलेक्शन के लिए 95 लाख एंड स्टेट इलेक्शन के लिए 40 लाख। क्लियर? एंड छोटी छोटी स्टेट की, अगर स्मॉलर स्टेट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर मैक्सिमम 28 लाख, 40% हाइयर है पहले से। मीन्स लोकसभा इलेक्शन के लिए मैक्सिमम एक्सपेंडिचर आपका 95 लाख है, स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए 40 लाख है एंड स्मॉल स्टेट्स में कैंडिडेट्स कैन स्पेंड 28 लाख। 95 लाख लोकसभा के लिए, 40 लाख स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एंड स्मॉलर स्टेट्स के लिए 28 लाख। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पर आपका डिपोजिशन भी बढ़ा है। दे आर सेइंग इन द केस ऑफ द इलेक्शन टू लोकसभा द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिटेड बाय द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स क्या है? तो देखो अब ये चीज चेंज हो गई है। ये 2002 का क्वेश्चन है, बट मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये 2010 में इंक्रीज हो गई थी। लोकसभा के इलेक्शन की अगर मैं बात करूँ, जनरल कैटेगरी की 25,000 है एंड एससी एसटी की 12,500 है। ये लोकसभा की बात कर रहे हैं। ओके, कोई जनरल कैटेगरी का इंसान है, ही हैज टू पे 25,000 एंड कोई एससी एसटी कैटेगरी का है, ही हैज टू पे 12,500। अब मैं स्टेट लेजिस्लेटिव की अगर बात करूँ, यहाँ जनरल वाला 10,000 पे करेगा एंड एससी एसटी वाला 5,000। तो स्टेट का तो एकदम सॉर्टेड है। क्लियर? बेसिकली हाफ है। जनरल कैटेगरी का अगर 25,000 है तो एससी एसटी का 12,500 है लोकसभा के लिए एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जनरल का 10,000 है सिक्योरिटी अमाउंट, तो एससी एसटी का 5,000 है। क्लियर? नेक्स्ट, अ कैंडिडेट ऑफ लोकसभा लूजेस हिज सिक्योरिटी अमाउंट इफ ही शी डज नॉट गेट। कब, इन विच कंडीशन आप अपना सिक्योरिटी अमाउंट लूज कर देते हो? अगर आपको 1/6 ऑफ द वैलिड वोट्स पोल नहीं हुए हैं, आप 1/6 वोट भी सिक्योर नहीं कर पाए, उस केस में आपको अपना सिक्योरिटी अमाउंट आपका फॉरफीट कर लिया जाता है। ओके, सो यहाँ पे तो नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर, क्योंकि 1/6 होता है एंड 1/6 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एनी कैंडिडेट हु फेल्स टू सिक्योर मोर देन 1/6 ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो अपना सिक्योरिटी अमाउंट लूज कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। अपने फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन 1952 में हुए थे। क्लियर? यहाँ आपको डेट भी गिवन है, अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहो, 25 अक्टूबर 1951 टू 21 फरवरी 1952। टोटल 489 सीट्स पर इलेक्शन हुए थे। ओके, नेक्स्ट,
द टेन्योर ऑफ विच लोकसभा वाज अबाउट 6 ईयर्स, ये कह रही है किस लोकसभा का टेन्योर 6 ईयर्स था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5th लोकसभा थी जिसका टेन्योर हमारा 6 ईयर्स हो गया था। ओके, ये मार्च 1971 टू 18 जनवरी 1977 तक चला था। इसी बीच आपका इमरजेंसी का ड्यूरेशन भी था, एंड दिस वाज द रीजन कि आपका टेन्योर बढ़ा दिया गया था लोकसभा का। ओके, सो कौन सी लोकसभा थी जिसका टेन्योर 6 ईयर्स था? इट वाज द 5th लोकसभा। कौन सी लोकसभा थी? 5th। नेक्स्ट, 9th लोकसभा वाज डिसॉल्व्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने से पहले 9th लोकसभा बनी थी 1989 में और ये डिसॉल्व हो गई थी 1991 में। 2 साल में ये डिसॉल्व हो गई थी। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? आपकी 9th लोकसभा 1989 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी एंड 1991 में डिसॉल्व हो गई थी। नेक्स्ट, द इलेक्शन फॉर 12th लोकसभा ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन, 12th लोकसभा के इलेक्शन कब हुए थे? 1998 की फरवरी में। क्लियर? काफी फैक्चुअल क्वेश्चंस है बट दे आर इंपॉर्टेंट। ओके, 12th लोकसभा के इलेक्शंस 1998 में हुए थे। क्लियर? एंड ये डिसॉल्व हो गई थी 1999 में। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा डिड नॉट कंप्लीट इट्स फुल टर्म? इतना तो हमें पता है, 12th लोकसभा ने भी नहीं करा था, 9th ने भी नहीं करा था, 13th ने भी नहीं करा था। ओके, 12th एंड 9th तो है नहीं ऑप्शन में, 13 है ऑप्शन में। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसने भी अपना टेन्योर 5 ईयर का कंप्लीट नहीं किया था 13th लोकसभा ने। इसके अलावा 9th ने भी किया था, 12th ने भी नहीं किया था। 13 लोकसभा आपकी बनी थी 1999 में एंड 2004 में डिसॉल्व हो गई थी। ओके, 5 ईयर से कंप्लीट नहीं हुए थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आपका लोकसभा है और इलेक्शन ईयर है। 11th लोकसभा तो 1996 में ही हुई थी, 7th लोकसभा 1982 में नहीं हुई थी, ये 1980 में हुई थी। आपको यही बताना है, नॉट करेक्टली मैच। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 11th लोकसभा 1996 में हुई थी, 13 1999 में हुई थी, 9th 1989 में हुई थी। 9th को तो मैंने आपको भी बताया 89 में बनी थी या 91 में डिसॉल्व हो गई। क्लियर? इलेक्शन ईयर पूछ रहे हैं हमसे। सो 7th आपका इनकरेक्ट है बिकॉज 7th का इलेक्शन ईयर था 1980। नेक्स्ट, द लोकसभा इलेक्शंस 2024 वर हेल्ड इन हाउ मेनी फेसेस? तो याद रखना, जो लोकसभा इलेक्शन 2024 में हुए थे 7 फेसेस में हुए थे। हाउ मेनी फेसेस? 7 फेसेस, एंड ईच फेस कवर्ड वोटिंग फॉर डिफरेंट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब एक फेस में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगले फेस में अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। इन दिस वे, एंड रिजल्ट आपका 4 जून को आया था। नेक्स्ट, हु इज द लीडर ऑफ लोकसभा? लीडर ऑफ लोकसभा कौन होती है? प्राइम मिनिस्टर, या फिर वो इंसान जिन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे। बेसिकली मोस्टली प्राइम मिनिस्टर ही होती है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लॉज 1, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमें पता है, एंड यही लीडर होती है मेजोरिटी पार्टी के अंदर लोकसभा। अगर प्राइम मिनिस्टर मेंबर नहीं है तो वो किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं एज द लीडर ऑफ द हाउस, जो आपको भी बता चुकी हूँ। जैसे 14th लोकसभा में जो अपने प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह, ये राज्यसभा के मेंबर थे बट ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो उस केस में इन्होंने लीडर ऑफ द हाउस किसे बना दिया था? प्रणब मुखर्जी को एट दैट टाइम। क्लियर? क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर कैन बी आइदर फ्रॉम लोकसभा और फ्रॉम राज्यसभा। आई नो मोस्टली लोकसभा से ही होते हैं बट आई एम टेलिंग यू द एक्सेप्शन कि लाइक 14th लोकसभा में मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर बट ही वाज फ्रॉम राज्यसभा। सो ही कैन नॉट बी द लीडर ऑफ द हाउस ना। लीडर ऑफ द हाउस मींस लोकसभा के लीडर वो नहीं हो सकते बिकॉज वो राज्यसभा के मेंबर है। इन दैट केस उन्होंने अपने बिहाफ पे नॉमिनेट किसे किया था? प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट, consider the following statements. First, in the election for Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared elected. ऐसा कुछ पढ़ा है हमने? लाइक आपकी एरिया में भी वोटिंग होती है, ऐसा होता है कि 50% जिसके आएंगे वो जीतेगा? नो, जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स होते हैं चाहे वो एक वोट ही ज्यादा हो, गेटिंग इट, वही जीतता है। यस और नो? सो ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमारे में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। हमारे में इलेक्शन का कौन सा सिस्टम है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। क्लियर? तो इसमें जिसके हाईएस्ट वोट्स होते हैं दैट पर्सन इज कंसिडर्ड इलेक्टेड। कोई 50% वाला कोई सिनेरियो नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन लोकसभा द स्पीकर पोस्ट गोज टू मेजोरिटी पार्टी एंड डिप्टी स्पीकर गोज टू द अपोजिशन पार्टी। ऐसी कोई बात, देखो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन ऐसे करके बता रहे हैं, ऑब्वियसली इनकरेक्ट होगा। देयर इज नो सच प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि स्पीकर की पोस्ट इस पार्टी को जाएगी या डिप्टी स्पीकर की पोस्ट उस पार्टी को जाएगी। सो बेसिकली आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट, दोनों ही इनकरेक्ट हैं। क्लियर? एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली किस प्रिंसिपल पे है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पर। इसमें जैसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं वो इलेक्टेड होता है। आई टोल्ड यू, यस, इसलिए फर्स्ट इनकरेक्ट है। एंड आर्टिकल 93 क्या कहता है? दैट द हाउस ऑफ द पीपल चूज करेगा 2 मेंबर्स को, जो एक स्पीकर होगा एंड एक डिप्टी स्पीकर होगा। क्लियर? ट्रेडिशनली ऐसा है कि हाँ ठीक है, जो स्पीकर हैं वो मेजोरिटी से होते हैं एंड डिप्टी स्पीकर अपोजिशन से होते हैं। दिस इज ट्रेडिशन, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं गिवन नहीं है। दैट इज बाय सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट, इन इंडिया लोकसभा स्पीकर इज, अभी बताया मैंने, 2 मेंबर्स को चूज करा जाता है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ये मोस्टली मेजोरिटी पार्टी से होते हैं, ये मोस्टली अपोजिशन से होते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट नहीं होते, चूजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन इंडिया लोकसभा स्पीकर इज चूजन। क्लियर? एंड ये अपना आर्टिकल 93 में गिवन है। नेक्स्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं लोकसभा के, नॉट ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बिकॉज स्पीकर लोकसभा में काम करेगा। सो सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स ही चूज करते हैं। ओके, स्पीकर ऑल्सो एंड डिप्टी स्पीकर ऑल्सो। इट इज चूजन बाय ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस? सो याद रखना, स्पीकर कोई ओथ नहीं लेते हैं अपने ऑफिस की। ओके, जो अपने प्रेसिडेंट है इन्हें भी ओथ दिलाई जाती है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं ओथ,
एंड प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं ओथ। क्लियर? द एंड ऑब्वियसली अगर प्राइम मिनिस्टर को दिला रहे हैं प्रेसिडेंट ओथ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी वही दिलाते हैं। स्पीकर डज नॉट टेक द ओथ टू द ऑफिस, स्पीकर कुछ भी ओथ नहीं लेते हैं अपने ऑफिस की। ओके, एंड याद रखना स्पीकर इज नॉट डन बाय इलेक्शन, अपॉइंट नहीं होते इलेक्शन से, ये चूजन होते हैं। कौन चूज करता है? देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डजंट टेक ओथ ऑफ ऑफिस, अभी बताया मैंने स्पीकर कोई ओथ नहीं लेते हैं अपने ऑफिस की, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? आर्टिकल 93 में अपनी बात है स्पीकर की एंड डिप्टी स्पीकर की। क्लियर? एंड 94 बात करता है अपना आर्टिकल इनका वैकेशन, इनका रेजिग्नेशन एंड इनका रिमूवल। क्लियर? एंड 95 में इनकी पावर्स है। तो तीनों आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। 93 बात करता है कि 2 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। फिर आर्टिकल 94 क्या बोलता है? दैट जो इनका स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का वेकेशन है, रेजिग्नेशन है, रिमूवल है, इससे डील करने वाली चीज आर्टिकल 94 में है। एंड आर्टिकल 95 क्या बात करता है? स्पीकर्स की पावर क्या रहेंगी। ओके, नेक्स्ट, हु डज द स्पीकर ऑफ लोकसभा सबमिट हिज रेजिग्नेशन, याद रखना स्पीकर आपका डिप्टी स्पीकर को देगा रेजिग्नेशन एंड डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देंगे रेजिग्नेशन। क्लियर? सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हु डज स्पीकर ऑफ लोकसभा सबमिट रेजिग्नेशन टू द डिप्टी स्पीकर, ये प्रेसिडेंट को नहीं देते हैं, प्रेसिडेंट इन अपॉइंट ही नहीं कर रहे हैं। गेटिंग इट? आप ये लॉजिक यूज कर सकते हो बिकॉज ये तो चूज किया जा रहा है ना बाय द लोकसभा मेंबर्स। द स्पीकर ऑफ लोकसभा मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू डिप्टी स्पीकर रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। ओके, ये प्रोविजन भी आर्टिकल 90 में आपको बता चुकी हूँ, वेकेशन, रिमूवल, रेजिग्नेशन, उसी के अंडर ये किसको देंगे? डिप्टी स्पीकर को। क्लियर? नेक्स्ट, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट, हाउ कैन द स्पीकर ऑफ लोकसभा बी रिमूव्ड, रिमूव कैसे करा जा सकता है? अब उसे रिजाइन करना होगा तो वो डिप्टी स्पीकर को दे देंगे स्पीकर, बट अगर हमें उन्हें रिमूव करना हो इन दैट केस क्या होगा? सो याद रखना बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस। क्लियर? एक ऐसे रेजोल्यूशन जो लोकसभा पास करेगी मेजोरिटी ऑफ द ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस। ये बात आर्टिकल 94 में ही होगी कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। 94 में रिमूवल, रेजिग्नेशन एंड वेकेशन की बात की गई है। क्लियर? एंड ये मेजोरिटी ऑफ द देन मेंबर से पास होगा। क्लियर? एंड अगर आपको ये रेजोल्यूशन मूव करना है हाउस में, किसके रिमूवल का? स्पीकर का। इन दैट केस आपको 14 डेज का नोटिस देना होगा स्पीकर को कि हाँ हमारी इंटेंशन है कैसे रेजोल्यूशन मूव करने की। यू हैव टू गिव अ 14 डेज नोटिस टू द स्पीकर बिफोर दैट। क्लियर? उसके बाद ही आप ऐसा रेजोल्यूशन पास कर सकते हो लोकसभा में फॉर इज रिमूवल। तो इंपॉर्टेंट हो गया ना, आपको पता होना चाहिए 94 क्लॉज सी में रिमूवल का ये रेजोल्यूशन पास हो सकता है। क्लियर? 93 में बात है, 95 में पावर्स है। 93 बात करता है दैट देयर शैल बी अ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर। नेक्स्ट, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। हाँ, हो सकता है कब? जब लोकसभा पास करे रेजोल्यूशन बाय मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इफ लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट। एंड मैं आपको बता चुकी हूँ कि 14 डेज का आपको नोटिस देना होगा पहले किसी स्पीकर को कि हमारी एक ऐसी इंटेंशन है रेजोल्यूशन लाने की, उसके बाद ही आप ऐसे रेजोल्यूशन पास कर सकते हो। नेक्स्ट, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय सेम क्वेश्चन अ रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास बाय मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। नेक्स्ट, with reference to the speaker of Lok Sabha consider the following statements. While any resolution for removal of speaker of Lok Sabha is under consideration, means अगर कोई भी resolution under consideration है कि स्पीकर को रिमूव करा जाएगा, उस केस में he she shall not preside, ये वाली बात सच है। अगर स्पीकर को रिमूव करने का रेजोल्यूशन इस टाइम हाउस में चल रहा है, उस टाइम पर स्पीकर विल नॉट प्रिसाइड द हाउस। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, he or she shall not have the right to speak, ये बात गलत है, उनके पास फुल राइट होगा टू स्पीक। ओके, थर्ड, he shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance. So the third statement is saying he she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance. बेसिकली ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, जब पहली बार सारे मेंबर्स वोट कर रहे होंगे उस टाइम पर इन दैट केस आपके स्पीकर भी वोट करेंगे। ओके, वैसे नॉर्मली इनके पास कास्टिंग वोट होता है, बट इस केस में जब इनका रिजोल्यूशन इनको रिमूवल की बात करी जा रही है, उस केस में इनके पास टाइटल होगा टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, बट यहाँ पे गिवन है नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो रही है। ओके, करेक्ट आपकी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट है। क्लियर?